प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 के घातक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज लॉन्ग क्वेश्चन में हम 6 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो छठवें का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2022 का AW सेट है, सेट नंबर 2। ठीक है, इसमें कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत क्या है? आयताकार है। आयत में दो भुजाएं होती हैं, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते समय आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप आपको पढ़ना है। पहले उसने आयताकार खेत की बात करी है तो हम क्या कर रहे हैं, एक आयताकार खेत हमने ऐसे बना दिया, ABCD, ये आपका आयताकार खेत हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसकी छोटी जो विकर्ण है, कोई एक विकर्ण बनाना पड़ेगा, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, हमने ये विकर्ण बना दिया, मतलब AC आपका क्या है? विकर्ण है। उसकी छोटी भुजा से, इसमें आपको छोटी भुजा यही दिख रही, BC और AD दोनों छोटी भुजाएं हैं। ठीक, तो हमने BC, ये आपकी छोटी भुजा है, से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में जो कहता जा रहा है आप वो लिखिए। इसमें कह रहा है विकर्ण, विकर्ण क्या है आपका? AC जो है वो छोटी भुजा से, छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 अधिक है, तो प्लस 60 कर देंगे। अगर 60 कम कहता तो 60 माइनस कर देते। अब इसी प्रकार AC ना लिख करके हम लोग विकर्ण भी लिख सकते हैं। पहले लिख देते हैं विकर्ण, विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। अब उसके बाद कह रहा है यदि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा आपकी ये भी है तो यहां लिख रहे हैं बड़ी भुजा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जैसा प्रश्न में कह रहा था। ठीक, अब इसमें हम लेट किसको मतलब मानेंगे? एक्स किसको मानेंगे? वाई किसको मानेंगे? ये इसको देख करके ही आपको बताना है। इसमें देखिए, इसमें भी छोटी भुजा है और इसमें भी दाईं तरफ वाले को ही ज्यादातर एक्स मानते हैं। दाईं तरफ आपका छोटी भुजा लिखा है तो यहां पर लिखेंगे माना छोटी भुजा आपकी एक्स है। एक्स मीटर मानेंगे क्योंकि मीटर में सब दिया हुआ है, 60 मीटर तो मीटर। तो अब बड़ी भुजा क्या आ जाएगी? बड़ी भुजा आ जाएगी एक्स प्लस 30। ध्यान दीजिएगा, बड़ी भुजा आपकी आ गई x प्लस 30 और छोटी भुजा जो थी वो BC थी और बड़ी भुजा आपकी है AB। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारी AB है, छोटी भुजा, सॉरी, छोटी भुजा हमारी BC है और बड़ी भुजा जो है वो हमारी AB है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, छोटी भुजा हमारी BC है, बड़ी भुजा हमारी AB है। अब इसके बाद हम लोगों को फॉर्मूला विकर्ण, विकर्ण क्या है आपका? विकर्ण AC है। ठीक, विकर्ण हमारा AC है। प्रश्न में कह रहा है कि हमको दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। आपको पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो ABC त्रिभुज ABC में बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या है? AC का वर्ग AB प्लस AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब AC हमारा कितना दे रखा है? AC, अब चूंकि छोटी भुजा x आ गई, बड़ी भुजा x प्लस 30 आ गई, तो AC भी हमारी निकल आएगी, मतलब विकर्ण का मान भी हमें पता चल जाएगा। विकर्ण हमारा आ जाएगा छोटी भुजा प्लस 60, मतलब x प्लस 60, ये हमारा विकर्ण आ गया। विकर्ण को हम लोग क्या लिखेंगे? AC। ठीक है, तो AC हमारा दे रखा है x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB हमारा दे रखा है x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। अब बस इसी को हल करना है। इसका होल स्क्वायर आप खोल दीजिए, इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 गुणे एक्स गुणे 60। इसी प्रकार इसमें भी होल स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 30 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस हो जाएगा 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 60x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर ये तुम्हारा जुड़ जाएगा। ठीक, या तो सबको उधर ले जाओ, पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? इसको इस तरफ लिख रहे हैं, इसको जोड़ करके इस तरफ लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस का 900। ये मैंने इसको इस तरफ लिख दिया है और इधर वाले को उस तरफ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ठीक है, अब सबको कहां ले आएंगे? एक तरफ ले आएंगे।
तो आ जाएगा 2x² प्लस 60x प्लस 900 माइनस का x² माइनस का 120x माइनस का 3600 बराबर में क्या बचा 0। 2x² में से x² घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² प्लस का 60x और माइनस का 120x बचेगा माइनस का 60x, ठीक है, प्लस का 900 और माइनस 3600 में से 900 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2700, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ध्यान दीजिएगा जो बड़ा होता है वही चिन्ह लगता है, इज इक्वल टू 0। अब हमको या तो धराचार मेथड से कर लेंगे या फिर फैक्टर विधि से कर लेंगे। 2700 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने पर 60 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सामने हमने क्या बताया 2700 के ऐसे फैक्टर करो, दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर माइनस लिखा है 60 आ जाए, गुणा करने पर 2700 आए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 27 को तोड़ लीजिए 9 गुणे 3 गुणे 100 को, भाई 27 का हो गया 9 गुणे 3 और बचा 100, 27 गुणे 100 तो 2700 का, 100 का आ जाएगा 10 गुणे 10। अब 10 9 90 गुणे 10 गए 30, तो देखिए 90 और 30 आ रहा है, 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे x² माइनस 90x माइनस 30x माइनस 2700 बराबर 0। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, पहले बड़ा वाला लिखा जाता है बाद में छोटा वाला, ये चीज ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, यहीं पर गलती हो जाती है। बहुत से लोग गलती में 30 माइनस 60 90 कर देते हैं, जिससे गलत हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस का हम लोग क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 90, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 30 कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 90 बचा क्या x प्लस 30 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास x के दो मान प्राप्त होंगे। अब कौन कौन से मान प्राप्त होंगे यहां पर हम लिख देते हैं। पहले आपको x माइनस 90 बराबर 0 लिखना है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90 आ गई, ठीक, 90 मीटर, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को x प्लस 30 बराबर 0 लिखना है, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 30 जो कि अमान्य है, ये क्या होगा अमान्य, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव अर्थात माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। हमारी x की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब हो गया कि जो छोटी भुजा है वो हमारी कितनी आ रही है, x है तो 90 आ गई, छोटी भुजा बराबर 90, और बड़ी भुजा x प्लस 30 था तो बड़ी भुजा हमारी आ गई 90 प्लस 30 मतलब 120 मीटर, मीटर जरूर लिख दीजिएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक बच्चों समझ गए, इसमें आपको बस एक फिगर बनाना है, जो ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा लिख देना है, किसी एक को x मानना पड़ेगा, ऑटोमेटिक दोनों संख्या हम लोगों को पता चल जाएंगी, विकर्ण भी पता चल जाएगा, बड़ी भुजा पता चल जाएगी। हमने छोटी भुजा को x मान लिया, बड़ी भुजा भी पता चल गई और विकर्ण भी पता चल गया, ठीक। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें, त्रिभुज एबीसी में, यहां लिख देंगे चाहे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का स्क्वायर, और फिर पूरा सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू हमें आ गई, 2 आई है लेकिन निगेटिव वाला लिया नहीं जाएगा, पॉजिटिव में x की वैल्यू 90 आ गई, तो छोटी भुजा भी हमको पता चल गई और बड़ी भुजा भी पता चल गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपके छठे के खाम में एक फिगर बना हुआ है और कह रहा है कि ये आपकी आकृति दे रखी है, इस आकृति में जो छायांकित भाग जो मैंने नीले कलर से डैश किया हुआ है, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर से समझ लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है जो दी हुई आकृति में ABC, कौन सा ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये आपकी त्रिज्या है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब ये एक आपकी देखो वृत्त बन रहा है, उसका पूरा वृत्त बनाएंगे अगर हम लोग तो ऐसे बनेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस तरह से एक वृत्त बनेगा, ठीक है। इस वृत्त का चौथाई भाग, चौथा हिस्सा है ये, ठीक, चतुर्थांश है, तथा BC को व्यास मानकर, BC को क्या माना गया है, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, मतलब यहां पर व्यास है तो त्रिज्या यहां कहीं होगी, ये केंद्र होगा इसका, ठीक है। यहां से एक अर्धवृत्त ऐसे, ये जो आपकी ये वाला जो वक्र की रेखा वक्र आ रहा है, ठीक है, ये अर्धवृत्त कहला रहा है, किसका, BC को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मैं इसको रफ करने दे रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम पहले गौर करेंगे कि अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त है आपका, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये अर्धवृत्त का जगह क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकलेगा, यहां से यहां तक ये भी निकलेगा। अर्धवृत्त आपका अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं तो
अर्धवृत्त आपका ये है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो पूरा निकलेगा, यहां से लेकर यहां से यहां पूरा, ठीक। लेकिन हमको तो सिर्फ नीले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा पार्ट बचा है ये वक्र वाला, ठीक है, इसके क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना है, इसको माइनस कर देंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला पार्ट मैं आपको कलर करके बता रहा हूं, इस वाले पार्ट को हटा देंगे, ध्यान से समझिएगा, इस वाले पार्ट के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे हरे वाले को, ठीक, क्योंकि हमको नीले वाले का निकालना है। तो लाल वाले को का क्षेत्रफल निकाल करके हरे वाले का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें नीले वाले का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब आखिर माइनस कैसे करेंगे, इसको हरे वाले भाग को बोलते क्या है, आप लोगों को पता है, हरा वाला जो भाग है इसको आप बोलोगे क्या, ये हरा वाला भाग वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो ध्यान रखिएगा, वृत्तखंड को हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकलेगा, अर्धवृत्त का, बीसी को जो व्यास माना गया है इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये है आपका हरा वाला भाग वृत्तखंड। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग आर निकालेंगे वो बीसी का आधा होगा, भाई बीसी व्यास है तो बीसी का आधा क्या होगा, त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा पाई गुणे आर क्या होगा, बीसी का आधा, तो बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा माइनस। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग समझ गए ना, ये आर है, ये बीसी व्यास है, बीसी क्या है, व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसलिए पाई आर की जगह मैंने क्या लिख दिया है, बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, क्योंकि अर्धवृत्त है इसलिए बटे 2, अगर वृत्त होता तो क्या लिख देते, इसमें बटे 2 नहीं करना पड़ता। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये तो शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ये जो है आपका, ये जो आकार दिख रहा है ना वृत्त का चतुर्थांश, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आगे आते हैं, पाई बीसी की वैल्यू आखिर होगी क्या, हम लोगों को पहले बीसी का मान पता करना पड़ेगा कि आखिर बीसी का मान क्या होगा। तो बीसी का मान निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज एबीसी में पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक। बी सी स्क्वायर बराबर ए बी आपका कितना दे रखा है, 14 का स्क्वायर, ए सी भी आपका 14 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है, या तो आप ऐसा करिए, स्क्वायर तो है 14 का, हाँ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, 196 प्लस 196, तो बी सी स्क्वायर का मान आपका आ गया 19 19 38, 6 6 12 की 2, 9 9 18 19 19 की 9, ठीक, हासिल है कि 392 मीटर है कि सेंटीमीटर, 392 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया बीसी स्क्वायर का मान। हम इसको रूट में नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमको स्क्वायर में ही मान रखना होगा, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 और ये भी नीचे है 4 दूनी 8, तो 4 गुणे 2 कर देंगे, ठीक। वैसे 8 लिखना चाह, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने 4 अलग से लिख दिया है, बटे में 2 ऑलरेडी पहले से ही था, माइनस पाई ब्रैकेट बना देंगे, पाई आर, आर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, ध्यान से समझिएगा, आर क्योंकि ये इस वृत्त की बात हो रही तो इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे रखी है, देखिए लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो इसमें आर की जगह पर हम लोग 14 गुणे 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब थीटा आपको क्या पता चलेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा,
ये जो आकृति आपकी बन रही है उसमें जो कोण सामने आपको दिख रहा होगा वही थीटा होगा और ये 90 डिग्री है। ठीक है, चतुर्थांश है इसलिए ये 90 डिग्री होगा, तो थीटा की जगह 90 रख देंगे बटे 360 माइनस, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज आपको साफ साफ दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 14, ऊंचाई कितनी है 14। ठीक, 9 चौको 36 आ गया। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 होती है। ठीक, हम लोग पाई का मान चाहो तो रख दो, चाहो तो बाद में रखो, लेकिन रख ही देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। 22/7 गुणे BC स्क्वायर का मान हमारे पास कितना दे रखा है 392, अब बटे में 4 दूनी 8 पहले से ही था, माइनस पाई का मान 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 1/4 माइनस 2 से कट गया 7 आ गया। ठीक, 14 सत्ते 98। ठीक, अब जो कट रहे हो उसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, 2 से ये 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 22 कट गया 11 आ गया। ठीक, अब यहाँ से अगर ये कट रहा होगा तो काट दो। ठीक, 4 से पहले 2 से काट दे, 2 चौको 8, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसको काटेंगे, 4 8 32, 4 9 36 और 3 4 98 आ गया। अब 7 से ये 98 भी कट जाएगा, 7 1 7, 7 चौको 28, 14 गुणे 11 आया है, 14 गुणे 11 हो जाएगा 1 4 5 154। ठीक है, माइनस अब यहाँ अंदर बचा क्या है देख लीजिए, 14 गुणे 11 माइनस 98। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, 154 माइनस माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो 14 गुणे 11 कितना हो जाएगा 154, और ये माइनस माइनस प्लस 98, तो ये और ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया 98 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक सारणी दे रखी है, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूं, और सिंपल भी है, इसका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। बहुलक, माध्यिका और माध्य मतलब समांतर माध्य, तीनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करिएगा, क्योंकि ये पेपर में कम से कम आपको 10 से 12, 10 से 15 नंबर ये देगा ये चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर मत करिएगा, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट में बता ही रहा हूं, अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, इस पूरे सेट में अगर मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि इसमें हमको पूछ रहा है माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करें माध्यिका, सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे, जो लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, फिर लिखा है बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को f बोलते हैं। वर्ग अंतराल हमारा कितना दे रखा है 0 से 10, फिर दे रखा है 10 से 20, फिर दे रखा है 20 से 30, फिर दे रखा है 30 से 40, फिर दे रखा है 40 से 50। ठीक, बारंबारता कितना है 2 4 7 3 और 2। अब हम लोग CF निकालते हैं, क्या निकालते हैं CF मतलब संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता निकालते हैं, 2 वैसे का वैसे, 4 और 2 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18। मेरा बच्चों आप लोग समझ गए होंगे संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। पहला वैसे का वैसे उतार दिया जाता है, फिर इसको बस जोड़ दिया जाता है, 4 2 6, फिर 6 और 7 जोड़ देंगे, 7 6 13, फिर 13 3 16, फिर 16 2 18। ये हमारा आ गया। अब एक बार चेक करना है सही है कि नहीं, तो इनका योग निकाल लेते हैं, इनके योग को बोलते हैं n। n हमारा कितना आएगा 7 4 2 4 2 6 6 और 7 13 13 3 16 16 2 18।
अगर ये वाली संख्या मैच कर रही है तो इसका मतलब हमारी संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, n/2। ध्यान से समझिएगा, n/2। n कितना है हमारा 18, 18/2 तो हमारा आ गया 9। ठीक, 9 आया है। अब 9 किसके किसके बीच में आता है, संचयी बारंबारता की तरफ देखिए, 6 और 13 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो हमको किसके सामने देखना होगा, जो बड़ा होता है। 6 और 13 के बीच में आ रहा है, 6 और 13 में बड़ा कौन है, 13, तो 13 के सामने देखेंगे। 13 के सामने ये है 13, तो इसके सामने ही। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 13 के सामने वाला होता है, ये इसको f बोलते हैं। क्या बोलते हैं, f। और इसके जो सामने जो पहली वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं l। ये क्या हो गया, लोअर लिमिट l। ठीक है, अपर लिमिट। अब उसके बाद इसी 13 के ऊपर वाला जो होगा वो कहलाता है CF। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले 9 लिखा था, तो 9 किसके किसके बीच में आता है, 6 और 13 के बीच में कहीं ना कहीं आता है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 13, तो 13 के सामने वाला f होगा, उसके सामने यहाँ पर जो पहला नंबर होगा l होगा, और इसके ऊपर वाला CF होगा। ठीक है, और n/2 हम निकाल ही चुके हैं 9, और इसमें से देख लेते हैं i क्या होता है। i जो होगा वो इसी में देख लीजिए, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। i बराबर 30 - 20, तो 10 आ गया। अब आखिर ये सब हमने निकाल लिया है। अब फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस ब्रैकेट बना लीजिए n/2 माइनस CF/F इंटू आई। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक, 3-4 बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी ऑटोमेटिक, बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी फॉर्मूले की। L1 हमारा कितना दे रखा है, वही L1 भाई लोअर लिमिट को ही L, इसको L1 ना लेकर के आप L भी लिख सकते हैं केवल। ठीक है, तो लोअर लिमिट आपकी 20 दे रखी है, L का मान 20 है। अभी अभी आपने n/2 का मान निकाला था, 9 निकला था। CF का मान 6 है, F की वैल्यू कितनी है, 7 है, इंटू आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। तो 20 प्लस 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3, 3 × 10/7, 20 प्लस 30/7, 7 से 30 को भाग दे देंगे, 7 चौको 28.20 आएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56। ठीक है, 2 अंकों तक निकाल लीजिएगा बस। तो 20 और 4 हो गया 24.28। लगभग जरूर लिखिएगा, क्योंकि पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, तभी आपका आंसर पूर्ण सही माना जाएगा। 24.28 लगभग इसका माध्यिका आएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। इसमें लिखा हुआ है एक नाव पुल, जैसा जैसा कहता जा रहा है आप तुरंत पहले फिगर बना लेंगे। फिगर जैसे ही बन गया समझ लीजिए आपका 90% आपका आंसर आ गया। मेन फिगर ही होता है। और फिगर कैसे बनाना है, एक तरफ से पढ़ते जाइए, फिगर बनाते जाइए। एक नाव पुल की ओर आ रही है, मान लो यहाँ कहीं पुल है। ठीक, ये पुल है, एक नाव ऐसे पुल की तरफ, यहाँ पुल बना हुआ है उसी की तरफ आ रही है, ऐसे एक नाव ऐसे आ रही है पुल की तरफ। ठीक, यहाँ पुल है आपका ऊपर की तरफ। ठीक, एक नाव ऐसे चलती चली आ रही है पुल की तरफ। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। मान लीजिए नाव यहाँ पर थी, ए बिंदु पर थी, तो ए बिंदु से हम पुल को देख रहे थे, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर होता है, इसलिए ये 30 अंश हो गया। ठीक, प्रश्न में कह रहा है किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से, चाल समान है, चाल में कोई अंतर नहीं, 4 मिनट चलने के पश्चात, मतलब जब यहां से नाव 4 मिनट चलेगी तो कुछ आगे तो आएगी। यहां से 4 मिनट के बाद ये मान लो पुल है, पुल को मान लो BC है। BC हमारा क्या है, पुल है। अब पुल की ऊंचाई मान लो h मीटर है, कितनी है, h मीटर। ठीक, ऊंचाई मान लिया। अब h है, a से 4 मिनट चलने के पश्चात, ए से कितने मिनट, 4 मिनट पर चलने के पश्चात ये डी बिंदु पर आ गया। ठीक, ए से 4 मिनट चलने के पश्चात कितना आ गया, ये डी बिंदु पर आ गया। तो ए से डी तक आने में लगा समय, कितना समय लगा है, 4 मिनट। अब उसके बाद डी बिंदु से जब हम इसको देख रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 है। 4 मिनट चला यहां तक, फिर यहां से देख रहे हैं जब पुल को ऊपर की तरफ, तब हमको 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। कितने डिग्री का प्राप्त हो रहा है, 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है।
तो कह रहा है नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस नाव को यहां तक आने में कितना समय लगेगा, मान लो टी समय लगेगा, हमको टी की वैल्यू निकालनी है, कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा। लिख भी आप सकते हैं कि माना डी से बी बिंदु तक आने में टी समय लगेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे आपको सवाल करा रहा हूं। ठीक, अब इसमें आपको दो त्रिभुज बनने हैं, एक त्रिभुज आपका बन रहा है त्रिभुज बी सी डी, तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज बी सी डी में फॉर्मूला लगा देंगे tan 60 बराबर लंब आपका कितना है, h है, आधार कितना है, t है। इसको समीकरण 1 मान लो, हटाओ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे आप लिखेंगे। अब त्रिभुज बी सी ए में tan 30 बराबर 30 ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये, इसको मत ऐड कर लीजिएगा क्योंकि इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला लंब बटे आधार, आधार कितना होगा 4, यहां से लेकर के यहां तक आधार है क्योंकि पूरा कोण ले रहे हैं ऐसे, तो यहां से यहां तक कितना है आधार होगा 4 प्लस टी, 4 प्लस टी, ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दिए, दोनों को भाग कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 कितना था tan 60 बटे tan 30 बराबर, पहला क्या था h बटे टी बटे h बटे 4 प्लस टी। tan 60 का मान आपको पता है √3, tan 30 का मान 1/√3, h से ये h कट गया, ये वाला पोर्शन कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 4 प्लस टी बटे टी आ गया। ठीक, ये वाला √3 भी कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, √3 और √3 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 बराबर 4 प्लस टी बटे टी, ये बटे वाला टी कहाँ पहुंच जाएगा इनटू में, तो 3t बराबर 4 प्लस टी, टी को यहाँ ले आओ, 3t माइनस टी बराबर 4, तो 2t बराबर 4, तो t बराबर 4/2, 2 से 4 को काट दो, 2 मिनट, क्योंकि मिनट में था इसलिए t का मान 2 मिनट आंसर आ गया आपका। ठीक, तो B से B बिंदु तक आने में लगा समय बराबर 2 मिनट, बिल्कुल सिंपल है, दो समीकरण बनाने हैं, दोनों को भाग कर देना है, आपका डायरेक्ट टी का मान प्राप्त। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, 7 के का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, अगली वीडियो में आपको पूरा 7वें का और 8वें का पूरा पार्ट बता दिया जाएगा, 7 के पूरे पार्ट बता देंगे। आज यहीं तक, ठीक है, आप लोग यहाँ तक अभ्यास करें, अगली वीडियो में फिर आते हैं, और उसके पश्चात मैं आप लोगों को एक नया सेट करवाऊंगा जो कि पेपर में हूबहू वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके बाद वाले सेट को इग्नोर मत करिएगा, वो आपका सैंपल पेपर होगा जैसा कि अब की बार बोर्ड में आएगा, 20 क्वेश्चन उसमें होंगे, एक प्रैक्टिस सेट है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।